आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत पुराना पेपर, ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो पेपर है, इसके कुछ प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। जैसे कि इसमें एक प्रश्न है, पक्षियों की एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड का 1/5 भाग के पक्षी घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं? जैसे इसके 4 संभावित उत्तर हैं। पहला है 40, दूसरा है 18, तीसरा है 10 और चौथा है 8। तो इसमें 8 में गोला लगा है, देखते हैं हम क्या 8 आंसर आता है कि नहीं आता है। प्रश्न है, पक्षियों की एक झुंड की 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड का 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं? इसमें पूछा है कि घोंसले में कितने पक्षी हैं। पहला आंसर है 40, दूसरा है 18, तीसरा है 10 और चौथा है 8। तो सबसे पहले हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि कुल पक्षी की संख्या कितनी है। कुल पक्षी कितने हैं, झुंड में कुल पक्षी कितने हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना झुंड में पक्षी बराबर x। झुंड में ये कुल पक्षी हो गए कितने, x। अब फिर क्या कहा है, झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं। अब 1/4 कितना कहलाएगा, 1/4 किसका, झुंड के। तो नदी किनारे पक्षी बराबर झुंड की 1/4। तो झुंड में हमने कितने मान लिए, x। तो x का 1/4। अब हम x का 1/4 निकालेंगे तो बराबर x गुणित का अर्थ होता है गुणा 1/4 बराबर इस x का इस 1 में गुणा कर देंगे तो x/4 हो जाएगा। ये कौन से पक्षी आ गए, नदी किनारे पक्षी। फिर क्या है, तथा झुंड का 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं। अब फिर इसमें बताया गया है झुंड का 1/5। तो झुंड कितना है, x का कितना निकाल देंगे, 1/5। घोंसले में पक्षी, तो घोंसले में पक्षी x का 1/5 बराबर, अब क्या करेंगे, इस x का इस 1/5 में क्या कर देंगे, गुणा। तो x गुणित 1/5 बराबर इस x का इस एक में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x/5। फिर क्या है, बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। मतलब 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा कहाँ है, नदी के किनारे पर। दूसरा हिस्सा कहाँ है, घोंसले में। फिर यहाँ पे संख्या दी है कि 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो घोंसले में कितने पक्षी हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, नदी के किनारे और घोंसले में पक्षी, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। नदी तथा घोंसले में पक्षियों की संख्या, तो नदी पे कितने पक्षी हैं, x/4 धन घोंसले में कितने हैं, x/5। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो एक भाज्य है एक अभाज्य है, तो 5 चौके 20। इसका इसमें भाग देंगे, 4 का 20 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, ऊपर x से गुणा कर देंगे तो 5x धन इस 5 का इस 20 में भाग देंगे तो
पाँच चौके 20, 4 बार जाएगा तो यहाँ गुणा कर देंगे 4x बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9x बटे 20। ये कौन से पक्षी आ गए? नदी किनारे और घोंसले में पक्षियों की संख्या। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? शेष पक्षी। शेष पक्षी बराबर शेष पक्षी निकालने के लिए जो झुंड में थे x ऋण और जो नदी किनारे और घोंसले में हैं उनको क्या कर देंगे? इसमें से घटा देंगे। अब इस 20 का इस x में गुणा करेंगे तो बराबर ये आ जाएगा 20x ऋण 9x बटे कितना आ जाएगा? 20x में से 9x घटा देंगे तो बराबर बचेगा कितना? 11x बटे 20। अब ये शेष पक्षी जो कहाँ भोजन की तलाश में घूम रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि 11x बटे 20 बराबर 22 पक्षी, इसलिए 11x बराबर 22 गुणित ये 20 अभी भाग में है, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे बराबर की इस साइड लाएंगे तो ये काय में आ जाएगा? गुणा में 20। इसलिए x बराबर 22 गुणित 20 बटे 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 20 दूनी 40। कुल पक्षियों की संख्या आ गई 40 जो झुंड में हैं। ये जो 40 आए हैं जो झुंड में पक्षियों की संख्या है। अब हमें क्या बताना है? घोंसले में कितने पक्षी हैं? तो घोंसले में यहाँ दिया था कुल का झुंड का 1/5, तो यहीं पे हम कर देंगे 40 का 1/5, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8। ये आया हमारा सही आंसर कि घोंसले में कुल 8 पक्षी हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है? मतलब इन 4 उत्तरों में से इनको जब हल करेंगे तो 3 का मान आएगा 25 के बराबर, पर 1 का नहीं आएगा। हम देखते हैं हल करके कौन सा है। जैसे इन्हीं उत्तरों को हल करते हैं। 50 ऋण 100 भागित 4, ये कोष्टक में है, मतलब सबसे पहले 100 में 4 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 50 ऋण 25 बराबर 50 में से जब 25 घटाएंगे 25 आएगा, तो ये तो 25 के बराबर है। फिर दूसरा क्या है? दूसरे को जब हम करेंगे हल करेंगे 20, फिर क्या लगा हुआ है? धन। फिर इस 20 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20 होता है, मतलब 5 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5। 20 धन 5 बराबर 25, तो ये भी 25 के बराबर आया। अब तीसरा आंसर देखते हैं हम। 10 धन, ये कोष्टक अलग करना है तो इन दोनों का 5 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10। फिर धन लगा हुआ है, धन लगा देंगे। इस 10 में से इस 5 को घटाना है तो बराबर 5। 10 20 और 5 25। तीनों में अभी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में 25 के बराबर आया है। अभी कोई भी ऐसा आंसर नहीं आया जो 25 के बराबर ना हो। तो अब चौथे को हल करते हैं। 24, फिर क्या है? धन। फिर कोष्टक में क्या है? 2 गुणित 1, तो 2 एकम 2 बराबर 26। इन तीनों का मान आया है
25, 25 और इसका आया है 26, तो ये 25 के बराबर नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 640 का अभाज्य गुणनखंड है। जो 4 संभावित उत्तर हैं वो अभाज्य गुणनखंड में हैं। सबसे पहले हम क्या करें, 640 की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें, वो भी कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 640 में सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है। सबसे पहले कितने का भाग देंगे? 2 का। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 0, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और यहाँ पे 0। फिर 2 का फिर देंगे, 2 अट्ठे 16 और 0, 2 चौके 8 और 0, 2 दूनी 4 और 0, फिर 2 एकम 2 और 0। अब कितने का जाएगा? अभी भी 2 का जाएगा। 2 पंचे 10। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 5। तो पहले में देखते हैं 1 2 3 4 5 ही बार है, ये नहीं होगा। दूसरे में 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा। तीसरे में 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट में 5 आया, तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 3/8 भागित, फिर कोष्टक लगा हुआ है 5/3 ऋण 1/6, फिर कोष्टक बंद है, फिर धन लगा हुआ है। 5/8 का मान है। इस व्यंजक को हल करना है। सबसे पहले हमने बोर्ड मास में पढ़ा है कि सबसे पहले ब्रैकेट आता है बी, तो सबसे पहले इसको अलग करना है, ब्रैकेट को अलग करना है। तो ये कैसे होगा? 3/8 भागित, फिर कोष्टक लगा है, कोष्टक लगा देंगे 5/3 ऋण 1/6, फिर कोष्टक धन 5/8। सबसे पहले इस 5/3 में से 1/6 को घटा देना है। तो जब इसको घटाएंगे 5/3 में से 1/6 को घटाएंगे, सबसे पहले हर समान करेंगे। तो इस 3 का इस 6 में भाग जा रहा, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा बराबर 6। अब इस 3 का इस 6 में भाग देना है, तो 3 दूनी 6, 2 बार गया। इस भागफल का यहाँ गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10 ऋण, फिर इस 6 का इस लासा में भाग देना, तो 6 एकम 6, तो 1 कितनी बार गया? 6 एकम 6, एक बार, तो 1 का 1 से गुणा कर देंगे तो 1 आएगा। 10 में से 1 घटा देंगे तो 9/6। अब ये सरल भिन्न नहीं है, अगर इनको काटना चाहें तो काट देंगे। ये दोनों 3 से कैंसिल हो रही हैं। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, बराबर आ गया ये 3/2। इस पूरे का मान कितना आ गया? 3/2। तो अब ये मान हम यहाँ रख देंगे। 3/8 भागित 3/2, फिर धन लगा हुआ है, धन लगा देंगे 5/8। अब ब्रैकेट के बाद हमें क्या हल करना है? भाग। 3/8 ज्यों का त्यों लिखेंगे, भाग के निशान को गुणा में कर दें, गुणा में बदल जाएगा। भिन्नों के भाग में हमने पढ़ा है कि निशान के बाद जो भिन्न आती है वो पलट जाती है, दी गई भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगी। तो 3/2 की क्या हो जाएगी? 2/3 धन 5/8। अब क्या करना है? अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा।
तो अब ये देखते हैं, ये 2 से कट रही है, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 3 से 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो बराबर कितना आ गया, 1 एकम 1 और 1 चौके 4, बराबर ये आ गया 1/4 धन 5/8। अब इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, क्यों, यहाँ जोड़ना है तो हर समान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ 4 का इस 8 में पूरी बार भाग जा रहा है, तो बड़ी संख्या इन दोनों का एलसीएम होगी, तो 8 आ जाएगा एलसीएम। इस 4 का इस 8 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार, 2 का यहाँ अंश से गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 धन इस 8 का इस 8 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो ऊपर गुणा कर देंगे 5 एकम 5। अब बराबर कितना, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 और बट्टे में कितना है 8, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 7/8। अब हम देखते हैं 7/8 कौन सी ऑप्शन में, पहले में है 3/8, ये नहीं होगा, दूसरे में है 2 सही 5/8, ये भी नहीं होगा, तीसरे में 7/8 ये मौजूद है। अगला प्रश्न है, यदि 15 ऋण 15 भागित 15 गुणित 6 बराबर x है, तो x का मान है, क्या करना है, इसमें बोला है यदि 15 ऋण 15 भागित 15 गुणित 6 तो बराबर x, इसको हल करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, x के बराबर। तो x का मान ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग 15 में जब 15 का भाग देंगे तो बराबर कितना आएगा 15 ऋण, अब 15 में 15 का भाग देंगे तो बराबर कितना आएगा 1 गुणित 6 बराबर x। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है, भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 15 ज्यों का त्यों, फिर ऋण 6 एकम 6 बराबर x। अब क्या करना है, 15 में से 6 को घटाना है, तो 15 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बराबर x। x बराबर कितना आ गया 9। अब 9 हम देखते हैं हमारे कौन सी ऑप्शन में है, पहले में है 6, ये गलत होगा, दूसरे में 0, ये भी गलत होगा, तीसरे ऑप्शन में 9 मौजूद है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है, मतलब ये है, सबसे पहले हमें 175 का कितना निकालना है 10%, जितना 10% आएगा उसका 5% निकाल देंगे, तो इसको जब हल करेंगे 175 का 10% का 5%, तो सबसे पहले 175 का 10% ज्ञात करते हैं, तो 175 का अर्थ गुणा 10/100, 1 शून्य से 1 शून्य ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 175/10। इस 175 में कितने का भाग देना है, 10 का भाग देंगे, 10 एकम 10, एक बार गया, घटा देंगे तो यहाँ 7, यहाँ कुछ नहीं, अंक उतारेंगे 5, 10 7 70, 7 बार गया, कुछ यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 5, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ दशमलव रखेंगे, यहाँ 0, 10 पना 50, 10 पना 50, घटा देंगे तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पे
175 का 10% ज्ञात किए तो बराबर आया 17.5। फिर क्या लगा हुआ है, का 5%। फिर 17.5 का अर्थ गुणा 5/100। अब क्या करेंगे, इस 5 से इसको काट देंगे। 5 एकम 5 और 5 बीसम 100, 5 बीसम 100, तो बराबर ये आ जाएगी कितनी, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 17.5/20। अब 17.5 में 20 का भाग देना है, तो हमने पहले पढ़ा है दशमलव भिन्न का भाग। इसको हम लिख सकते हैं 17.5 भागित 20, ऐसा लिख सकते हैं। अब दशमलव अलग करने के लिए दशमलव का 1 और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0/1, तो ये बन जाएगी 175/10 और ये बन जाएगी भागित 20/1। तो 175/10 भाग के निशान को गुणा में, तो ये हो जाएगी 1/20। अब ये कट रही हैं कितने से, 5 से काट देंगे, 5 चौके 20 और 5 से इसको काट देंगे, 5 तिया 15 और बचा कितना 2, 5 25। अब ये अभी फिर भी कट रही हैं, 5 से ये दोनों कट रही हैं, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो यहाँ इसका गुणा कर देंगे, 7 एकम 7 और यहाँ पे 2 चौके 8, 7/8, मतलब 7 में 8 का भाग देना है। तो अब पहले इसमें भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 दशमलव, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 8 का दूनिया पढ़ना है, 70 से ज़्यादा ना हो, तो 8 अठन्या 64 होता है, 8 बार गया, घटा देंगे, 10 में से 4 गया, 6 बचा, यहाँ कुछ नहीं। इस दशमलव का यहाँ पे एक 0 उतार लेंगे। फिर 8 की टेबल पढ़ना है, 60 से ज़्यादा ना हो, 8 7 56, 7 बार गया, घटा देंगे। फिर 10 में से 6 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ कुछ नहीं, दशमलव रखा है, एक 0 उतार लेंगे, 8 पंचे 40, घटा देंगे तो 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, कितनी बार, 8 पंचे, कितना आ गया, 0.875 ग्राम। अब हम ये देखते हैं ये वाला ऑप्शन किस में मौजूद है। पहले में है 8.75 ग्राम, ये वाला नहीं होगा। दूसरे में है 0.5 ग्राम, ये भी नहीं होगा। तीसरे में है 0.875 ग्राम, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में, ये देखिए वर्षों के साथ, वर्षों शब्द के साथ एक प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ है कितने, मतलब इससे ये पता चल गया कि इसमें हमें क्या निकालना है, समय। कितने वर्षों में 1,200 रुपये की राशि 5% वार्षिक की साधारण ब्याज की दर से 1,800 रुपये हो जाएगी। अब इसमें पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, दूसरा है 20 वर्ष, तीसरा है 15 वर्ष और चौथा है 25 वर्ष। तो हम इसमें सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि ये जो राशि दी है ये कौन कौन सी राशि कहलाती है। ये राशि 1,200 रुपये, ये मूलधन कहलाता है। मूलधन, मूलधन बराबर कितना है, 1,200 रुपये। फिर ये क्या है, दर, दर बराबर 5% वार्षिक।
फिर क्या दिया है 1,800 रुपये हो जाएंगे। मतलब ये क्या है मिश्र धन है, मिश्र धन बराबर 1,800 रुपये। अब इसमें ज्ञात क्या करना है समय, समय बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब समय का सूत्र है समय बराबर होता है समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। ये समय का सूत्र है। अब इस समय निकालने के लिए हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले साधारण ब्याज, तो इसमें साधारण ब्याज कहीं नहीं दिया। फिर दूसरा मूलधन, मूलधन दिया है 1,200 रुपये, ये है। फिर दर, दर भी दी है, ये 5% है। क्या नहीं है साधारण ब्याज नहीं है। अब साधारण ब्याज निकालने के भी कई सूत्र हैं, जिसमें से एक है जब मिश्रधन दिया हो और मूलधन दिया हो। मिश्रधन में से मूलधन जब घटा देंगे तो बराबर ब्याज बचेगा। तो सबसे पहले हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन। इसमें से घटा देंगे 1,800 में से 1,200 घटा देंगे तो बराबर 600 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। अब इस मान को हम यहाँ इस सूत्र में रख देंगे। तो समय बराबर सबसे पहले 600 रुपये, 600 गुणित 100, फिर मूलधन कितना है 1,200 गुणित दर कितनी है 5। इस 600 से ये 1,200 कट रही है, 600 एकम 600 और 600 दूनी 1,200। अब इस 2 से ये 100 भी कट रही है, 5 से भी कट रही, तो 5 एकम 5 और 5 बीसम 100। अब इस 2 से 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और ये 0 बचा, बराबर कितना आ जाएगा 10 वर्ष, 10 वर्ष। और ये 10 वर्ष कौन से ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में ये मौजूद है। अगला प्रश्न है 0.9 भागित, फिर कोष्टक लगा हुआ है, यहाँ छोटा कोष्टक है, कोष्टक में संख्या है 0.3 गुणित 0.3। जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इस कोष्टक को हल करना है। 0.3 में 0.3 का गुणा करना है। तो 0.9 भागित, फिर कोष्टक है 0.3 गुणित 0.3। अब सबसे पहले इस कोष्टक को अलग करना है। तो दशमलव भिन्नों का हमने गुणा पढ़ा है, इस 3 का इस 3 में गुणा कर दो
तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.9 भागित, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 त्रिका कितना होता है 9। अब कितने अंक बाद, एक अंक बाद यहाँ है दशमलव और एक अंक बाद यहाँ है, तो कुल कितने अंक बाद दशमलव आएगा 2 अंक बाद आएगा। तो यहाँ तो एक ही अंक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ दशमलव रख देंगे और यहाँ पे ये 0 लगा देंगे। अब क्या आया 0.9 भागित 0.09, मतलब इतने में इतने का भाग देना है। तो यहाँ हम करते हैं दशमलव भिन्नों का भाग किस तरीके से करते हैं, 0.9 भागित 0.09। इनको क्या करेंगे, दशमलव भिन्न का भाग करते समय इन दशमलव भिन्न को भिन्न में बदल देंगे, दशमलव का एक और यहाँ पे एक शून्य। ये एक शून्य कहाँ से आ गया, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने शून्य रखते हैं। अब ऐसा ही इसमें करना है, दशमलव का एक और यहाँ पे कितने शून्य दशमलव के बाद 2 शून्य है, तो 1 शून्य। तो ये कितनी बन जाएगी 9/10 भागित 9/100। अब क्या करना है 9/10 ज्यों का त्यों लिखना है, इस भाग के निशान को गुणा में बदल देंगे। तो निशान के बाद जो भिन्न आती है वो पलट जाती है, मतलब दी गई भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न। 100/9, एक शून्य से एक शून्य ये कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बचा क्या 10, 10/1। अब इस 10 में 1 का भाग देंगे तो बराबर आंसर कितना आएगा 10। तो यहाँ पे बराबर इसको जब हल करेंगे तो बराबर कितना आंसर आएगा 10। अब हम देखते हैं 10 हमारा कौन से ऑप्शन में है, पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में ये 10 मौजूद है। तो इसको क्या कर देंगे डार्क कर देंगे। अगला प्रश्न है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है। 6 अंक की सबसे बड़ी और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या का क्या निकालना है अंतर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कितने अंकों की 6 अंकों की। बड़ी से बड़ी बनाने के लिए 9 अंक को 6 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999। अब यहाँ पे कितने अंक की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर। अब 5 अंक की लिखना है तो कितनी बार 5 लिखना पड़ेगा, 9 कितनी बार लिखना पड़ेगा 5 बार, 1 2 3 4 5, 99,999। फिर क्या पूछा है इनका अंतर। तो अंतर करने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 9 में से 9 घटाएंगे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ 9 का 9 ही 9। तो कितना आ गया 9 लाख। अब 9 लाख हम देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में है, पहले में नहीं है ये गलत होगा, दूसरे में भी नहीं है ये भी गलत होगा, तीसरे में ये भी गलत होगा और चौथे में हमारा ये 9 लाख आंसर मौजूद है। तो यहाँ ये सही होगा और इसको हम क्या कर देंगे डार्क कर देंगे।
अगला प्रश्न है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। अभी हमने जो इससे पहले वाला सवाल किया था उसमें 6 अंक की बड़ी लिखे थे और 5 अंक की बड़ी लिखी थी। अब इसमें क्या लिखना है, 7 अंकों की बड़ी लिखना है और 4 अंकों की छोटी संख्या लिखना है। फिर उनमें क्या करना है, अंतर करना है, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। सबसे पहले 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, अभी 6 अंक में 9 लाख लिखे थे, 9,99,999। अब 7 अंक में कितनी आ जाएगी, 99,99,999। ये 1 2 3 4 5 6 7 अंक की ये बड़ी संख्या हो गई। अब 4 अंक की कौन सी संख्या लिखना है, छोटी। तो यहां हम लिखेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। तो यहां पे हम लिख देंगे 1000। अब इनमें क्या करना है, क्या पूछा है, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर बराबर, इसमें से ये घटा देंगे तो यहाँ 9 में से 0 घटाएंगे, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी कितना बचेगा, 9। अब इस 9 में से 1 घटाना है तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ 9 की 9, यहाँ 9 की 9 और यहाँ 9 की 9, तो कितना आ जाएगा, 99,98,999। ये वाला हम देखते हैं किस में है, पहले वाले में नहीं है, ये गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा, चौथे में है 99,98,999, ये वाला ऑप्शन, ये देखो। तो इसको हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। इसी तरह के प्रश्न जब अधिकतर हर वर्ष इस तरह के प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं, तो हमें ऐसे प्रश्नों का अभ्यास बहुत करना चाहिए। जितने भी प्रश्न संख्या पद्धति में इस प्रकार के मिलते हैं उनका अभ्यास ज़रूरी से ज़रूरी ही करना है, ताकि हम इनको परीक्षा में आसानी से हल कर सकें।